हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पर परागण के बारे में। ठीक है, तो पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था स्वपरागण क्या है, स्वपरागण कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं और स्वपरागण के कौन कौन से लाभ होते हैं और स्वपरागण के कौन कौन से हानि होते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि पर परागण किसे कहते हैं और पर परागण की कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं और पर परागण के लाभ तथा हानि। तो हेडिंग हम लोगों का क्या हो जाएगा, पर परागण, पर परागण हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए पर परागण का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बार और फिर से आप लोगों को बता दूँ कि पर परागण में होता क्या है। तो पर परागण का मतलब होता है कि जब कोई पुष्प के परागकों से परागकण निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पौधों के पुष्प में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। जैसे आप ये समझिए, इस बात को समझिए, ये कोई जैसे प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट में क्या हो रहा है, इस प्लांट में पुष्प है, यहाँ भी पुष्प है और यहाँ भी पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, और ये सारे पौधे में क्या है, पुष्प लगे हुए हैं। तो ये एक पौधा है, मान लीजिए ये किसका है, तो मान लीजिए ये आपका सरसों का प्लांट्स है। दूसरे केसेस में हम ये देखेंगे कि दूसरे केसेस में भी क्या है, दूसरा पौधा है, यहाँ भी पौधे हैं, यहाँ भी क्या है, पुष्प लगे हुए हैं, इस प्रकार से ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाता है कि जब एक पुष्प का, मान लीजिए पुष्प जो है यहाँ से, जब इस पुष्प से परागकों से परागकण निकल करके इसी जाति का, और ये भी क्या है, ये भी आपका सरसों का ही पेड़ है, यानी सरसों का ही पौधा है, और ये भी आपका क्या है, सरसों का ही पौधा है। तो यहाँ से जब परागकण इसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाता है, यहाँ पे परागण क्या होगा, जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या था, स्वपरागण का मतलब था कि ये कोई पौधा है और इस पौधे का पुष्प से परागकण निकल करके इसी पौधे के या तो इसी पुष्प में जाएगा या तो दूसरे पुष्प में जाएगा, तो ये स्वपरागण था। पर परागण का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे पुष्प से पुष्प के परागकों से परागकण निकल करके इसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पर परागण कहते हैं। बात सभी को समझ में आए। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर परागण की प्रक्रिया के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया कि यहाँ पे जो पुष्प से परागकोश है, ये परागकोश से परागकण निकलेगा और इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प में, किसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। समझ में आ गया। इसकी परिभाषा कैसे नोट करेंगे, तो इसकी परिभाषा ऐसे इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर, ठीक है, जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाता है या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पर परागण कहते हैं। तो पर परागण की परिभाषा सभी लोगों को समझ में आ गई कि पर परागण किसे कहते हैं, पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, पहुँचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। अब हमें तो ये पर परागण का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें ये देखना है कि पर परागण की कौन कौन सी युक्तियाँ होती है, जैसे कि हम लोगों ने स्वपरागण में देखा था। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बना लीजिए, पर परागण की क्या चीज़, पर परागण की युक्तियाँ। तो पर परागण की युक्तियाँ फिर पर परागण को अनुकूलित करने के लिए किन किन माध्यमों की, यानी किन किन साधनों की आवश्यकता होती है, तो इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब देखिए पर परागण की हेडिंग क्या हो जाएगा, पर परागण की युक्तियाँ। तो यहाँ हेडिंग बना लीजिएगा, पर परागण की क्या चीज़, तो पर परागण की युक्तियाँ या फिर अनुकूलन। तो पर परागण की युक्तियाँ में हमें क्या समझना है, स्वपरागण की प्रक्रिया को संपन्न बनाने के लिए या स्वपरागण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए, स्वपरागण की प्रक्रिया को क्या करने के लिए, स्वपरागण की प्रक्रिया को रोकने के लिए और पर परागण की प्रक्रिया को क्या करने के लिए, सफल बनाने के लिए निम्नलिखित प्रकार की युक्तियां पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि जो स्वपरागण है उस स्वपरागण की प्रक्रिया को रोकने के लिए और पर परागण की प्रक्रिया को क्या करने के लिए, पर परागण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित प्रकार की क्या देखने को मिलती है, निम्नलिखित प्रकार की युक्तियाँ पाई जाती है। जैसे इसमें आ जाएगा क्या चीज़, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा एक लिंगिता। क्या आ जाएगा, एक लिंगिता।
उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा स्वबंधता। स्वबंधता हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा इसमें स्वदूषण हो जाएगा। स्वदूषण। तो ये क्या देखने को मिल रहा है, पर परागण की युक्तियाँ। तो पर परागण की युक्तियाँ में मैंने क्या बताया कि जब पुष्प के क्या होता है कि स्वपरागण की प्रक्रिया को रोकने के लिए तथा पर परागण की प्रक्रिया को क्या करने के लिए, संपन्न करने के लिए इसमें बेसिकली निम्नलिखित प्रकार की क्या पाई जाती है, युक्तियाँ पाई जाती है। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स जैसे मैं लिखा हूँ, पहला क्या हो जाएगा, एक लिंगिता क्या है, दूसरा क्या है स्वबंधता क्या है, तीसरा क्या है स्वदूषण हो जाएगा, और इसमें चौथा क्या हो जाएगा, पृथक पक्वता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पृथक पक्वता। ठीक है, तो एक लिंगिता, स्वबंधता, स्वदूषण, पृथक पक्वता। उसके बाद इसमें पांचवा हेडिंग क्या हो जाएगा, विषम रूपता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम रूपता हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एक हेडिंग के बारे में समझने की प्रयास करते हैं। इसको क्या कहते हैं, विषम रूपता कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब पर परागण की क्या है, तो पर परागण की युक्तियाँ हैं। अब यहाँ पे समझना है कि एक लिंगिता का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअली। इससे पहले आप लोगों ने देखा था द्विलिंगिता। तो द्विलिंगिता का क्या अर्थ है पता था, द्विलिंगिता का मतलब क्या होता है कि जब एक ही पुष्प पर नर जन्नांग और क्या होते हो, मादा, जब एक ही पुष्प पर नर और मादा जब दोनों पाए जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विलिंगिता कहते हैं। अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि एक लिंगिता का क्या अर्थ है या एक लिंगिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्पों में क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्पों में नर जन्नांग और मादा जन्नांग। यहाँ पे एक लिंगी पुष्पों में क्या बताएंगे कि एक लिंगी पुष्पों में जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग ये दोनों क्या होते हो, अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये नर जन्नांग हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा मादा जन्नांग हो जाएगा। ठीक है, तो नर जन्नांग और मादा जन्नांग ये दोनों क्या होते हो, अलग अलग पुष्प पर लगे होते। किस पे, अलग अलग पुष्प पर क्या होते हो, अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगिता कहते हैं। मतलब कि कोई प्लांट्स है, मान लीजिए कोई पुष्प है और इस पुष्प में यहाँ नर हो और दूसरे पुष्प में क्या हो, मादा हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एक लिंगिता। मतलब जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है एक लिंगिता। ठीक है, अब एक लिंगिता में भी दो तरह की कंडीशन देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से देखने के कंडीशन मिलते हैं, इसमें एक होता है आपका एक क्षयक। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक क्षयक आ जाएगा, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, द्विक्षयक आ जाएगा। ठीक है, एक क्षयक किसे कहते हैं, द्विक्षयक किसे कहते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, तो एक लिंगिता का मतलब तो ये स्पष्ट हो गया कि जिसमें क्या होता हो, जिसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग ये दोनों क्या होते हो, ये दोनों जब अलग अलग पुष्प पर लगे होते हैं या फिर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे एक लिंगिता कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक लिंगिता कितने प्रकार के होते हैं, तो एक लिंगिता दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, एक क्षयक हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, द्विक्षयक हो जाएगा। तो एक क्षयक और द्विक्षयक का मतलब क्या है, एक क्षयक का मतलब यह होता है कि जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग ये दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हो। एक क्षयक का अर्थ क्या है, जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग क्या होते हो, एक ही पौधे पर पाए जाते हो या एक ही पौधे पर लगे होते हो, उसे क्या कहते हैं, एक क्षयक कहते हैं। और द्विक्षयक का मतलब क्या है कि जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों क्या होते हो, अलग अलग पौधों पर पाए जाते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विक्षयक कहते हैं। जैसे आप इस प्रकार से समझिए कि ये कोई पौधा है। ठीक है, अब ये जो पौधा है, इस पौधे में हम क्या देखने को मिल रहा है, ये जो जिस प्रकार का ये प्लांट है, इसमें बेसिकली ये देखने, यहाँ पे दूसरा पौधा हम ले लेते हैं, यहाँ पर भी पौधा और इस पौधे में क्या लगे हुए हैं, इस पौधे में पुष्प लगे हुए। तो अब देखिए यहाँ पर एक क्षयक का मतलब क्या है, एक क्षयक का मतलब यह है कि जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही पौधे, मतलब एक पौधा ये हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा, ये आपका दूसरा वाला पौधा हो जाएगा। तो जब एक पौधे पे नर जन्नांग क्या होता हो, नर जन्नांग और मादा जन्नांग क्या होते हो,
एक ही पौधे पर पाए, एक पुष्प में नहीं एक पौधे पर पाया जाए, पुष्प में पाया जाएगा तो द्विलिंगिता हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि ये जो पुष्प है एक पुष्प में नर जनांग हो रहा है, एक पुष्प में मादा जनांग हो रहा है, लेकिन ये कहाँ होना चाहिए, सिर्फ एक ही पौधे में अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक छयक कहेंगे। और द्विछयक का मतलब क्या है कि जब नर जनांग मतलब नर जनांग और मादा जनांग अलग अलग पौधों पर पाए जाते हो, यहाँ इसमें नर जनांग पाया जा रहा हो और इसमें क्या पाया जा रहा हो, मादा जनांग पाया जा रहा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे द्विछयक कह देंगे। तो एक छयक द्विछयक का मतलब समझ में आ गया। एक छयक का मतलब कि जब नर जनांग क्या होते हो, नर जनांग मतलब एक ही पौधे पर क्या होते हो, नर जनांग एक ही पौधे पर और मादा जनांग एक ही पौधे पर पाए, उसको एक छयक कहेंगे। और जिसमें नर जनांग और मादा जनांग अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे द्विछयक कहते हैं। तो इतनी बात सभी को समझ में आए कि नहीं, तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गए तो फटाफट में कमेंट करके बताएं कि इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई हैं। तो एक लिंगिता का अर्थ क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक लिंगिता का मतलब जब नर जनांग और मादा जनांग दोनों एक ही पुष्प पर पाए जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी दोनों अलग अलग पुष्प पर पाए जाते हो तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगिता कहते हैं। मतलब नर जनांग अलग पुष्प में, मादा जनांग अलग पुष्प पर पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक लिंगिता कहते हैं। अब एक लिंगिता में भी दो तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक छयक। एक छयक का मतलब कि जब नर जनांग और मादा जनांग एक ही पौधों पर पाए जाते हो, एक पुष्प नहीं एक ही पौधों के पुष्प में पाए जाते हैं, उसको एक छयक कहेंगे। और जब नर जनांग और मादा जनांग अलग अलग पौधों पर पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, द्विछयक कह देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हेडिंग आ जाएगी हम लोगों की क्या चीज़, तो हेडिंग हम लोगों की बन जाएगी स्वबंधता। ठीक है, स्वबंधता का मतलब क्या है, इसको जरा समझिए। स्वबंधता एक ऐसी दशा होती है जिसमें पुष्प का निषेचन उसके ही, यानी जिसमें पुष्प का जो निषेचन होता है उसके ही परागण द्वारा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर स्वदूषण मतलब स्वबंधता का मतलब होता है कि ये एक ऐसा दशा होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके परागण के द्वारा नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन निषेचन की जो प्रक्रिया हो रही है वो प्रक्रिया जो होती है, निषेचन की वो प्रक्रिया जो होती है उसके ही परागण के द्वारा नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है स्वबंधता कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वबंध्यता कहते हैं। क्या कह देंगे इसको, स्वबंध्यता कह देंगे। बात सभी को समझ में आया, यानी इसमें लिखना क्या है, यह वह दशा है जिसमें निषेचन जो होता है ये उसके परागणों के द्वारा, यानी उसके परागकणों के द्वारा क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आलू है, तंबाकू है, जुमकलता हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आलू हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। ये इस प्रकार से क्या है, इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें समझना यह है कि जैसे अगर इसमें होता यह है कि इन पुष्पों में जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, पहुँचते हैं, यानी जब एक पुष्प का परागण जो होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो वह अंकुरण उनका नहीं हो पाता है। और जब उसी पुष्प का परागण किसी उसी जाति के किसी दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसका क्या होता है, अंकुरण होता है। तो ये चीज़ें किसमें देखने को मिलती है, स्वबंधता। स्वबंधता का मतलब कि वह दशा होती है जिसमें निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसके ही परागणों के द्वारा नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वबंधता कहते हैं। बात इतनी सभी को समझ में आ गई कि स्वबंधता किसे कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्वदूषण किसे कहते हैं। तो स्वदूषण का मतलब यह होता है कि जब पुष्प के पराग कण होते हैं उसी पुष्प के, यानी जब पुष्प के परागकण होते हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो उसके क्या करता है, वो उसके विष के समान कार्य करता है। और जिससे पुष्प क्या होते हैं, तो जिससे पुष्प जो होते हैं वो तुरंत ही क्या हो जाते हैं, तो जिससे पुष्प जो होते हैं वो तुरंत ही सूख जाते हैं। मतलब यह हुआ कि स्वदूषण का मतलब ये होता है कि जब पुष्प के परागों से परागकण निकल के उसी वर्तिकाग्र पर, उसी के वर्तिकाग्र पर वो जाते हैं तो वो क्या करता है, तो वहाँ पे वो विष के समान काम करता है। वो क्या करता है, विष का कार्य करने लगता है, जिस वजह से वो क्या होता है, वो तुरंत ही क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है स्वदूषण कहते हैं। तो स्वदूषण किसे कहते हैं, बात सभी को समझ में आ गया। और स्वबंधता किसे कहते हैं ये भी समझ में गया, और एक लिंगिता किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ इन सबको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे अच्छी तरह से कि एक लिंगिता किसे कहते हैं, स्वबंधता किसे कहते हैं, स्वदूषण किसे कहते हैं। तो स्वबंधता, स्वदूषण और एक लिंगिता, ये तीनों हेडिंग अगर आप सबको समझ में आ गए हो तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप सबको ये तीनों हेडिंग नहीं समझ, किसी को किसी प्रकार के तीनों हेडिंग में डाउट्स है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए अलग से इसके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा।
कि आखिर स्वबंधता क्या है, स्वदूषण क्या है। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, पृथक पक्वता की बात करेंगे। ठीक है, तो पृथक पक्वता का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जननांग क्या होते हैं। जब द्विलिंगी पुष्पों में नर जननांग और मादा जननांग दोनों के दोनों क्या होते हो, अलग अलग समय पर क्या होते हैं, अलग अलग समय पे जो पकते हैं यानी परिपक्व होते हैं, तो अलग अलग समय पर पकना ही क्या कहलाता है, पृथक पक्वता कहलाता है। मतलब यह हुआ कि इसमें जब नर जननांग, कौन जननांग, नर जननांग और मादा जननांग, नर जननांग और मादा जननांग ये दोनों क्या होते हो, यह दोनों अलग अलग समय पर क्या होते हो, अलग अलग समय पर पकता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पृथक पक्वता कहते हैं। जैसे नर जननांग है, ठीक है। अब नर जननांग एक अलग, मतलब नर जननांग मान लीजिए पहले परिपक्व हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, मादा जननांग परिपक्व होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को क्या कहते हैं, पृथक पक्वता। पृथक मतलब अलग अलग। कुछ पौधों में क्या चीज़, तो कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र जो होते हैं, परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर, किसके, तो परागकोश तथा किसके, वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पे, वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि विषम रूपता मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, विषम रूपता क्या है, तो परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा विषम परागकोशता हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विषम वर्तिकात्व। यानी एक है, यानी विषम रूपता का क्या मतलब, तो विषम रूपता का मतलब होता है कि परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पे, तो परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर विषम रूपता को 2 भागों में क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। पहला परागकोशता, दूसरा विषम परागकोशता, दूसरा क्या हो जाएगा, विषम वर्तिकात्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर क्या होते हो, अलग अलग लंबाई के पाए जाते हों। ठीक है, पुष्पों में पुंकेसर अलग अलग लंबाई के पाए जाते होंगे तो उसे क्या कहेंगे, विषम परागकोशता कहेंगे। और विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या है कि जब पुष्पों में जो वर्तिका है वो भी क्या होते हो, वो अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग लंबाई के पाए जाते हो, उसे क्या कह देंगे, उसे कह दिया जाएगा विषम वर्तिकात्व कह देंगे। क्या कह देंगे, विषम वर्तिकात्व कह देंगे। ठीक है, तो जब पुष्पों में वर्तिकाग्र क्या होते हैं, तो वर्तिकाग्र अलग अलग लंबाई के पाया जाएगा, इसमें पुंकेसर अलग अलग लंबाई के पाया जाएगा, तो उसे विषम परागकोशता कहेंगे। अगर यहाँ पे वर्तिकाग्र, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुंकेसर। ठीक है, तो